नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के ऊपर चर्चा करूंगा और इस पे ये बताऊंगा कि इसमें कितने सेक्शंस हैं और इसकी आज की तारीख में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को जो कि UPSC में शामिल कर लिया गया है, इसके सिलेबस में शामिल कर लिया है, तो इसलिए भी पढ़ना इसका बहुत ही आवश्यक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को एक्ट नंबर 28 है इसका, और इसमें दहेज लेना या देना दोनों को प्रतिषिद्ध किया गया है। ये संसद के 12वें वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया था। इसमें टोटल 10 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन संचित नाम विस्तार और प्रारंभ की बात करता है। नाम इसका वही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ये उस तारीख पर प्रवर्त हुआ जिसमें केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे। क्लास 2 में इसकी दहेज की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया है दहेज में कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो, या फिर विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जो कि विवाह के किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को दी गई हो। तो उक्त पक्षकार के विवाह के संबंध में अगर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दी जाने वाली कोई भेंटें है, उस पर कोई करार किया गया है, तो वो दहेज की परिभाषा में शामिल होगी। लेकिन जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मेहर है वो इसमें शामिल नहीं होगी। अब इसके स्पष्टीकरण 1 को ओमिट कर दिया गया है। स्पष्टीकरण 2 में जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन वही होगी जो सेक्शन 30 IPC में दी गई है। तो आज आपने देखा कि दहेज की परिभाषा सेक्शन 2 में दी गई थी। दहेज सेक्शन 3 में दहेज लेने या देने के लिए पेनाल्टीज की बात कही गई, जिसको 2 क्लासों में बांटा गया। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के पश्चात दहेज लेगा या फिर देगा, या फिर इसको लेने या देने के लिए कोई दुष्पीड़न करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, या फिर जुर्माने से जो कि 15,000 तक हो सकता है, या फिर दहेज की रकम के बराबर, या फिर इनमें से जो भी अधिक हो उससे दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारण से अपने निर्णय में लिखित में कारण बताते हुए 5 वर्ष की सजा को कम भी कर सकता है। क्लास 2 में बताया गया है कि ऐसी भेंटें जो वधू को विवाह के समय बगैर मांगे दी जाती हैं, तो उस पर वो दहेज की परिभाषा में वो शामिल नहीं होगी। परंतु उस पर भी एक प्रोविजो लगाया गया है कि दहेज की जो भेंटों के लिए जो सूची की जो नियमावली बनाई गई है 1985 में, उस नियमावली के तहत उसको उस सूची बना करके उसको लिखा जाना आवश्यक है। और इसके बी पार्ट पे कह दिया गया है कि ऐसी भेंटें जो वर के विवाह के समय जो बगैर मांगे दी जाती हैं, उस पर भी ये लागू नहीं होगा। नीचे उसके भी प्रोविजो लगा हुआ है, उसमें भी यही कहा गया है कि इस अधिनियम के बनाए गए नियमों के अनुसार उसको सूची में दर्ज किया जाना चाहिए। अगर आप दर्ज नहीं करते हैं तो वो भी उसको जो है दहेज में शामिल कर लेंगे। नीचे एक और प्रोविजो लगा, उसमें कह दिया गया कि ऐसी भेंटें जो वधू के द्वारा या वधू के नातेदार द्वारा जो कि रूढ़िगत प्रवृत्ति की हैं, या फिर ऐसी भेंटें जो उस वधू की परिवार की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, जो कि ऐसी नहीं है कि जो उसकी वित्तीय परिस्थिति से ज़्यादा हो, तो दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं मानी जाएंगे। तो ये आज आपने देखा कि आज मैंने आपसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास किया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अन्य सेक्शन के ऊपर मैं अपनी आने वाली लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।